हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। माय नेम इज़ अमन अग्रवाल और मैं आपका ज्योग्राफी एजुकेटर यहाँ पे रहने वाला हूँ। और जैसा भी आप सभी लोगों को मालूम है कि यूजीसी नेट के जो रिजल्ट्स हैं वो सब बाहर आ चुके हैं और सभी लोग इस शौक में हैं कि भाई इस बार जो जेआरएफ की जो कट ऑफ है, इवन नेट की जो भी कट ऑफ है, वो एक्सपेक्टेड रिजल्ट से बहुत हाई गई है। तो उसके क्या कारण थे और अभी हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत लोगों के मन में बहुत डाउट होगा कि हमारी स्ट्रैटेजी में कमी थी या क्या कारण रहा कि हम वो कट ऑफ नहीं क्लियर कर पाए और इतनी हाई कट ऑफ के पीछे क्या कारण थे। तो अब हमें ये चीज़ तो हमें पता चल चुका है कि भाई जो कट ऑफ का जो ट्रेंड है वो आप सभी लोग जानते हैं कि वो हर साल हर सेशन बाय सेशन बढ़ता जा रहा है। तो हमें उस चीज़ से घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है और हमें बस आगे क्या करना है उस चीज़ पे बहुत ध्यान रखना है। तो आज की वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं कि जो आगे के जो हमारे अटेम्प्ट्स आने हैं, तो जो जून 2026 वाला जो पेपर है उसके अंदर जो भी कट ऑफ हमारी रहने वाली है उसको हम कैसे इजीली क्लियर कर पाए, तो उसकी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि जो हमारा पेपर हुआ है उसमें तीन तरह के कैंडिडेट्स, जो भी आप पेपर दे रहे हो आप अपने हिसाब से उसमें अपने आप को फिट करके देखना कहाँ पे आप फिट हो रहे हैं। मोस्टली तीन तरह के जो एस्पिरेंट्स होते हैं वो होते हैं। एक सबसे पहले कैंडिडेट्स वो होते हैं जो अभी कट ऑफ से बहुत ज़्यादा पीछे हैं, जो अभी जैसे मान लो कट ऑफ हमारी जो है 226 नंबर की गई है, तो उसमें उनका कट ऑफ से 10 नंबर 20 नंबर पीछे आप अभी वहां पे स्कोर कर रहे हो। तो अभी आपको समझ नहीं आ रहा है कि हमें, या फिर आप अगर पीएचडी ओनली भी क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हो, नेट से आप से पीछे हो, तो आपके टारगेट के हिसाब से आप जो भी कट ऑफ आप एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे आप बहुत पीछे हैं। दूसरे कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं वो नियर बाय कट ऑफ, वो आप होवर अराउंड आपका स्कोर कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल आप 200 210 के आसपास 220 के आसपास आप पहुंच चुके हो, नेट आपका क्लियर है, जेआरएफ नहीं हो पा रहा है। या फिर अगर आप नेट का टारगेट कर रहे हैं तो जैसे 196 कट ऑफ गई तो आप 180 190 के आसपास आप होवर अराउंड कर रहे हैं, बट आप जो मेन टारगेट है वहां तक पहुंच नहीं पा रहे। और तीसरे कैटेगरी के वो स्टूडेंट्स होते हैं जिनका नेट ऑलरेडी लास्ट अटेम्प्ट्स में क्लियर हो चुका है, बट वो बार 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 नेट और जेआरएफ के बीच में फंसते जा रहे हैं। उनका जेआरएफ की जो लाइन है वो क्रॉस नहीं होती जा रही, या वो अपनी लाइन बढ़ा रहे हैं। अच्छा, जो सबसे बड़ी दुविधा वो आ रही है कि जैसे ही आप कैंडिडेट जो होता है वो हर बार अपना टारगेट हाई उसको सोचता है और वो ही सोचता है कि मेरा इस बार नेट हुआ है तो मैं अगली बार 210 नंबर लाऊंगा। वो 210 नंबर लेकर आ रहा है तो कट ऑफ 212 चली जा रही है। इस बार वो 220 नंबर लेकर आया तो कट ऑफ 226 चली गई, 224 चली गई। तो इस वाले लूप में अगर आप फंसे हुए हैं तो इस तरह के कैटेगरी के भी स्टूडेंट्स हैं। तो हम तीनों कैटेगरी के स्टूडेंट्स के एक एक करके हम बात करेंगे कि किस तरह की स्ट्रेटेजी आप लोगों के लिए हेल्पफुल होने वाली है। तो सबसे पहले हम कैटेगरी 1 की बात करते हैं, जो अभी कट ऑफ की जो लाइन है, जो बाउंड्री थ्रेशोल्ड है, उससे आप बहुत पीछे हैं। तो उन कैटेगरी के स्टूडेंट्स को मैं सबसे पहले यही बोलना चाहूंगा कि आपको अब बिल्कुल भी घबराना नहीं है और ये चीज आपको माननी पड़ेगी कि आपका जो फाउंडेशन है, हाँ, जो आपका फाउंडेशन है वो अभी बहुत वीक है। तो आपको फाउंडेशन के ऊपर काम करने की जरूरत है। बेसिक्स के ऊपर आपको ध्यान देना है बिल्कुल, कि जो आपको सिर्फ किसी, जो आपको मार्केट में मल्टीपल बुक्स मिलती हैं, नोट्स मिलती हैं, उनके पीछे भागकर आप सिर्फ सीधे सीधे आप फैक्ट्स को याद करके जा रहे हैं, आपको कंसेप्ट समझ में ही नहीं आ रहा और आप सीधा अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई मैं तो इस बार स्कोर कर लूंगा। सिर्फ डायरेक्ट पीवाई की उसकी आंसर, जैसे सब जगह जो मार्केट में एक सब लोग बोलते रहते हैं कि आपको पीवाई की उस पर फोकस करना है, पीवाई की उस पर फोकस करना है। तो अब बच्चे क्या करते हैं कि सिर्फ जो पीवाई की उसके आंसर है उनको डायरेक्टली याद करके मेमोराइज करके और फिर क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करते हैं। तो उस केस में भी फिर उनको जो है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बिल्कुल जीरो होती है। तो उस केस में ये बहुत स्वाभाविक है कि आप कट ऑफ से पीछे ही रहने वाले हो, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा हो चुका है। और ये चीज आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि आपको बेसिक्स वीक है, तो आपको बेसिक से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। आपको बिल्कुल भी ये या तो डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है और ना ही आपको ओवर कॉन्फिडेंस में आना है कि यार हमने थोड़ा सा पढ़ लिया तो हमें तो बहुत कुछ आता है। आपको अंदर से पता होता है, हर इंसान को अंदर से अपनी लेवल और अपना जो वो है कि हमें कितने पानी में हूं वो पता होता है। तो वो आपको एक्सेप्ट करना है और अपने आप से ऑनेस्ट रहना है। आपको कहीं आप मार्क्स टैली कर रहे हैं तो आप ये तो मान के चल रहे हैं कि भाई आपको पता है कि आप 100 150 नंबर से ऊपर नहीं जा रहे हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं आप एज्यूम ये करके बैठे हैं कि मैं तो 180 190 आप स्कोर कर सकता हूं, तो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे 10-20 मार्क्स के लिए फाइट करनी है। नहीं, आपको 10-20 मार्क्स के लिए नहीं, आपको 50-60 नंबरों के लिए फाइट करनी है, 70 नंबरों के लिए फाइट करनी है। तो उस चीज के लिए आपको अपने आप से ऑनेस्ट रहना बहुत जरूरी है। खुद के अंदर बिलीव इन योरसेल्फ। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि आप, बहुत से कैंडिडेट्स ये सोच के भी रहते हैं कि मैंने फुल अपना जो 100% था वो दिया,
ठीक है, कुछ कैंडिडेट ऐसे हो सकते हैं कि भाई मैंने सब कुछ दे दिया, उसके बाद भी कट ऑफ की लाइन ऐसा लग रहा है कि यार ये तो बहुत दूर है, इतने नंबर तो मैं कैसे लाऊंगा या कैसे लाऊंगी। तो ऐसी सिचुएशन में भी आपको होप नहीं खोनी है, अपने अंदर बिलीफ रखना है। ठीक है, कुछ गलतियां अपने से होती हैं डेफिनेटली, बच्चे, ऐसा नहीं है कि आपसे स्कोर नहीं हो रहा तो किसी से नहीं हो रहा है, दूसरे बच्चे कर रहे हैं तो आप भी कर सकते हो, डेफिनेट सी बात है, मैंने किया है, आप भी कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले अपने अंदर बिलीफ रखना है, और ये आपको मान के चलना पड़ेगा कि हाँ ठीक है, कहीं ना कहीं कमी रही है और वो कमियों को मुझे अगले अटेम्प्ट में सुधारना है। थोड़ी बहुत स्ट्रैटेजी में चेंज करेंगे, थोड़ी मेहनत बढ़ाएंगे और अपने अंदर ये विश्वास रखेंगे कि जो हम कर रहे हैं वो अच्छा है। और बी रेडी फॉर द हार्ड वर्क। हार्ड वर्क के बिना तो यहाँ इस एग्जाम के अंदर कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि हर साल कट ऑफ जो है वो बढ़ती जा रही है, बच्चे जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, तो आगे वाले अटेम्प्ट में और बढ़ेंगे। इस चीज़ के लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा, उस चीज़ से कोप अप करने के लिए आपको हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा। और अंदर आपके अंदर वो मोटिवेशन होना चाहिए कि आप चाहे कितना भी हार्ड वर्क लगे वो मैं करने के लिए रेडी हूँ। तो वो अगर आप हार्ड वर्क करने के लिए रेडी हो तो आपके लिए जो कट ऑफ है जितनी भी जाए वो आपसे ज़्यादा दूर नहीं रहेगी, क्योंकि जो बाकी बच्चे अगर इतना स्कोर कर पा रहे हैं तो बिलीव करिए आप भी कर सकते हैं, बट उनकी स्ट्रेटेजी में और आपकी स्ट्रेटेजी में थोड़ा सा अंतर है। आपको वो चेंज अपने अंदर लाना पड़ेगा और आप वहां तक बहुत इजीली पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो आपको हार्ड वर्क के लिए रेडी रखना है, बिलीव रखना है अपने अंदर। तो आप पीछे नहीं हैं ज़्यादा, ठीक है, आपके कट ऑफ से नंबर ज़्यादा हैं, लेकिन इतने ज़्यादा भी पीछे नहीं है कि आप हो नहीं सकते हो, कि आप उस लाइन तक पहुंच ही नहीं पाओगे। तो वो आपको पहुंचने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, तो उसके लिए आपको रेडी रहना है। सेकंड कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उसके अंदर जो है, जो आप नियर अबाउट कट ऑफ आप होवर अराउंड कर रहे हो, कि आपका जो 200 का टारगेट था या आपका 190 का टारगेट था, तो आप उससे 2 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर की जो रेंज है उसके अंदर आप पहुंच रहे हो, मतलब आप वहां तक पहुंच रहे हो बट उस लाइन को क्रॉस नहीं कर पा रहे हो। तो अल्टीमेटली ऐसे लोगों के लिए ये चीज तो पक्की है कि भाई अगर आप वहां तक पहुंच रहे हो इसका मतलब आपको थोड़े बहुत बेसिक्स आते हैं, आपने पढ़ाई करी है, आपने मेहनत भी करी है, इसलिए आप उसके आसपास पहुंच रहे हो। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आपके जो वीक पोर्शन है आपके सिलेबस में, आपने जो पेपर अटेम्प्ट किया है उसको आपको दोबारा से ढंग से एनालाइज करना है, और आपके जो वीक पोर्शन उसके अंदर आपको आइडेंटिफाई हो रहे हैं वो आपको खुद को करने पड़ेंगे। कि मैंने ये क्वेश्चन किया, किसी लोग के लिए जियोमॉर्फोलॉजी स्ट्रांग है तो किसी का क्लाइमेटोलॉजी वीक है, किसी लोगों का पूरा फिजिकल ज्योग्राफी स्ट्रांग है तो उनका ह्यूमंस का थॉट्स वाला पोर्शन वीक है, किसी का जीआईएस वाला पोर्शन वीक है, किसी का ह्यूमन ज्योग्राफी, किसी का इकोनॉमिक ज्योग्राफी, ऐसे सबके अलग अलग पोर्शंस हैं, जो किसी का स्ट्रांग होगा तो किसी का वीक होगा। क्योंकि एमए के अंदर भी आप जो सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं ऑप्शनल पेपर आपको 2 या 3 ही सिलेक्ट करने होते हैं, बट इसके अंदर तो आपके 10 यूनिट है, 10 यूनिट के अंदर भी आपके मल्टीपल चैप्टर्स आ रहे हैं, तो आपको सारा कुछ पढ़ना होता है। तो हर इंसान का कोई ना कोई वीक पोर्शन और कोई ना कोई स्ट्रांग पोर्शन होता है। तो आपको अपने वीक पोर्शंस आइडेंटिफाई करने हैं कि किस यूनिट में से आपके सबसे ज्यादा क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं। वहीं पे आप यकीन करिए कि वहीं पे सबसे ज्यादा स्कोप होता है कि आप वहां पे अपने नंबरों को इंप्रूव कर सकते हो। सिली मिस्टेक्स, ये मैं तो जितने कैंडिडेट से मिला हूँ मैक्सिमम लोगों का, जिन लोगों ने मेहनत भी करी है, जिनको कॉन्सेप्ट्स भी आते हैं, बेसिक्स भी इनके स्ट्रांग है, वो लोग यहाँ पे आके अटकते हैं। इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है। जो इस चीज़ को आप सिली मिस्टेक्स को कैसे अवॉइड कर सकते हो, इसके लिए आपको मॉक टेस्ट में आपको खुद को एनालाइज करना पड़ेगा, इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा। जो आंसर की आपकी आई थी, कि आप जो अटेम्प्ट करके आए थे वहां पे, उसको आपको ढंग से बैठ के एक एक क्वेश्चन को देखना है कि मैंने कौन से क्वेश्चन में सिली मिस्टेक करी है और क्यों करी है। तो ये चीज आपको अवॉइड करना बहुत जरूरी है। एनालाइज द पेपर डीपली, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो आप पेपर आप जो देकर आए हो उस पेपर को एनालाइज करना है। जो बाकी इन जनरल जो क्वेश्चन पेपर उठा के या फिर आप पीवाईक्यू उठा के आप एनालाइज कर रहे हो, उससे ज्यादा बेनिफिशियल आपके लिए वो होगा कि जो आपने पूरी तैयारी के बाद जो आप पेपर खुद अटेम्प्ट करके आए हो उसके अंदर आपने जो रिस्पॉन्स दिया है उसको आपको एनालाइज करना है कि यार मेरे कौन कौन से वीक पोर्शंस हैं, किसमें मेरे कौन सी यूनिट के क्वेश्चंस मेरे ज़्यादातर सही हो रहे हैं, कौन से क्वेश्चन में मैं सिली मिस्टेक ज़्यादा कर रहा हूँ, और कौन से यूनिट के अंदर मेरे को बिल्कुल भी नहीं आता है कि यार मैं तुक्के ही मार के आ रहा हूँ और तुक्के में वो सब गलत हो जा रहे हैं। तो वो आपको आइडेंटिफाई बहुत डीप में करना है और बहुत बारीकी से करना है। अब ये बिलीफ सेम चीज जो कैटेगरी 1 के साथ था, वो कैटेगरी 2 वालों को भी ये बिलीफ तो रखना पड़ेगा कि भाई आपको चीजें आती हैं, आप कट ऑफ के आसपास पहुंच रहे हो तो चीजें तो आपको आती हैं, आपने पढ़ाई करी है, बस जो आपकी नॉलेज है उसको थोड़ा सा रीअरेंज करके, ट्विस्टिंग एंड एक्सपेरिमेंट करके आपको उस करेक्ट स्ट्रेटेजी में पहुंचना है जहां से आप उस लेवल को, आप थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर सके। ठीक है, तीसरा जो लास्ट है वो है डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट। आपने कितनी भी तैयारी करी हो लेकिन कहीं ना कहीं ये होता है कि यार नेट तो मेरा हो रहा है, या फिर मैं बहुत 2 नंबरों से पिछली बार रहा था तो इस बार तो मेरा हो ही जाएगा। इस गलत फहमी में बिल्कुल नहीं रहना है। ये ओवर कॉन्फिडेंस
बहुत बच्चों को लेकर डूबता है कि अगर मैं 2 यार पिछली बार तो मैं 4 नंबर से रहा था, तो इस बार तो मेरा हो ही जाना है। सिर्फ बेसिक रिवाइज कर रहे हैं, जो उन्होंने पहले गलतियां करी थी उन्हीं गलतियों को सेम रिपीट कर रहे हैं, तो उनका 2-4 स्कोर बढ़ भी जाता है, लेकिन वो कट ऑफ जिस पेज से बढ़ रही है उस पर आप कोप अप नहीं कर पाओगे, या ध्यान रखनी है। तो वो ओवर कॉन्फिडेंस में आपको बिल्कुल नहीं रहना है। फिर जो कैटेगरी 3 वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो स्टक इन द लूप ऑफ नेट एंड जेआरएफ, जिनका नेट हर बार क्लियर हो रहा है, बट जेआरएफ के जो स्कोर है उससे वो कुछ पॉइंट्स या कुछ मार्क्स वो है वो जो दूर रह जा रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस का उनका अंतर रह रहा है। इन लोगों के लिए सबसे मेन चीज होती है कि भाई आपको सबसे पहले एनालाइज करना पड़ेगा आपके जो वीक हैं, जो कुछ ना कुछ पोर्शंस ऐसा है जहाँ पे आपके नंबर कट रहे हैं या जो क्वेश्चंस आपके सही नहीं हो रहे हैं, उसको आपको बहुत डीपली एनालाइज करके उसको एक लिस्ट बना के आपको प्रॉपर स्ट्रेटेजी बना के आपको काम करना पड़ेगा। आपको चीजें आती हैं, नेट आपका क्लियर है, आप ऑलरेडी टॉप 5 टॉप 6% में आप हो इंडिया के, तो उस चीज के लिए प्राउड की बात है। बट इस प्राउड को उस लेवल पर नहीं लेके जाना है कि मेरे को तो सब आता है तो मेरे को आप कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको आता है तो आपको वीकनेस कहीं ना कहीं तो है, जो बाकी बच्चे आपसे बेटर है, तो उन चीजों को आपको आइडेंटिफाई करना है। स्ट्रैटेजी के अंदर आपको कुछ ना कुछ चेंज लाना पड़ेगा कि भाई आपकी जो स्ट्रैटेजी है, आप जिस तरह से आप सब्जेक्ट को कवर कर रहे हो उसके अंदर थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं आपको चेंजेस जरूरी है, वो चेंजेस आपको करने हैं। टारगेट स्कोर, अब ये एक बहुत दुविधा जो हो रही है कि भाई हर साल हम 10-10 नंबर का टारगेट स्कोर बढ़ा रहे हैं, लेकिन अब जो सेफ जोन है इस साल जैसे 220 कट ऑफ गई है, 224 220 की लाइन में जो कट ऑफ गई है, उसको अब आप क्या सेफ जोन मानोगे? मतलब आज से 2 साल पहले तक या इवन 2 अटेम्प्ट्स पहले तक भी अगर जिसके 210 क्रॉस कर रहे थे या 220 अगर किसी के आ रहे थे तो वो तो एब्सोल्यूट सेफ जोन में आता था जेआरएफ की, मैं जनरल कैटेगरी की अगर बात करूं तो। बट अब तो 220 भी कट ऑफ क्रॉस कर रही है, और कोई बड़ी बात नहीं है ये 230 के आसपास भी नेक्स्ट टाइम में पहुंच जाए। तो आपको सेफ स्कोर जो है, जो अपनी प्रैक्टिस करनी है, जो आपको अपनी स्ट्रेटेजी बनानी है, वो इस हिसाब से बनानी है पेपर 1 और पेपर 2 की, कि मैं नेक्स्ट अटेम्प्ट के अंदर 230 से ऊपर लेकर जाऊं। तो टारगेट स्कोर शुड बी 230 प्लस एनी हाउ फॉर जेआरएफ इन जनरल कैटेगरी। आपको टारगेट हमेशा 230 प्लस का ही करना है, और अगर आप 230 प्लस तक पहुंचोगे तो फिर हम ये कह सकते हैं कि आप बिल्कुल सेफ जोन में हो, चाहे कितनी भी कट ऑफ चली जाए इससे ऊपर वो नहीं जाएगी, ये बात तो बहुत श्योर की है। इस जोन में आने के बाद मैंने बहुत लोगों का ये देखा है कि वो मॉक टेस्ट को ऐसा मानते हैं कि मेरी पढ़ाई हो रही है, कि आप मॉक टेस्ट पे मॉक टेस्ट दिए जा रहे हो, अपनी बुक्स उठा के नहीं देख रहे हो, अपने नोट्स उठा के नहीं देख रहे हो। आपको ये लगता है कि यार मेरा तो नेट क्लियर है, मैं तो 200 नंबर से ऊपर ला रहा हूँ, तो मुझे तो बहुत नॉलेज है, जेआरएफ से मैं बस थोड़े से नंबर से गैप से रह रहा हूँ, तो मुझे सिर्फ उन्हीं चीज़ों को मैं दोबारा पढ़ूंगा तो हो जाएगा। बट ऐसा नहीं है। अगर आपकी खुद के नोट्स हैं तो आप बेशक उनको दोबारा पढ़ सकते हैं, जो बुक्स हैं उनको दोबारा पढ़ सकते हैं। बट अगर आप सिर्फ पीवाईक्यूज और जो मॉक टेस्ट जो भंडार मार्केट में चल रहा है, आपसे मॉक टेस्ट पे मॉक टेस्ट लगाए जा रहे हैं, उन मॉक टेस्ट में अपनी गलती आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हैं और उस पर आप काम नहीं कर रहे हैं, तो उससे काम नहीं होगा। सिर्फ मॉक टेस्ट से काम नहीं चलता है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। मॉक टेस्ट को सिर्फ एनालाइज करने के लिए काम में दें, रिवाइज करने के लिए नहीं। Mock test is not a part of revision, it is only a source to analyze your weakness and work on it. ठीक है, तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से माइंड में बैठानी पड़ेगी। ऑथेंटिक कंटेंट से वापस आपको गो थ्रू होना पड़ेगा कि जो आपका जो वीक एरियाज आपने एनालाइज किए हैं, आपने जो भी भाई ठीक है मेरे इन पोर्शंस में से गलतियां हो रही हैं, तो उन पोर्शंस को आइडेंटिफाई करके आपको जो वीक पोर्शन, जैसे फॉर एग्जांपल जो बहुत कॉमन मैंने नोट किया है वो होता है कि जो अपना प्रैक्टिकल ज्योग्राफी और जो रिमोट सेंसिंग वाला जो यूनिट है वो ज्यादातर बच्चों का वीक ही रहता है और उसके ऊपर कोई ध्यान ही नहीं देता है। तो उस ऐसी गलती हमको नहीं करनी है। और जो आपके वीक एरियाज हैं, किसी का कल्चरल ज्योग्राफी हो सकता है, सोशल ज्योग्राफी हो सकता है, पॉपुलेशन ज्योग्राफी हो सकता है, तो जो भी पोर्शन आपका वीक है उसकी आपको ऑथेंटिक बुक्स, ऑथेंटिक सोर्सेज और आपको उसके जो बेसिक्स हैं उसके कोर की डेप्थ में जाके आपको चीजें समझनी पड़ेंगी, चीजें याद करनी पड़ेंगी। तो उन चीजों पर ध्यान रखना है कि जो ऑथेंटिक कॉन्टेंट है उसके अंदर आपको दोबारा जाना है, और सारे कंटेंट के ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जो आपका वीक पोर्शन है उसके अंदर ही आपको जाके उनको गो थ्रू वापस से करना है। ठीक है, और डू नॉट स्किप एनी यूनिट और एनी चैप्टर। ये भी एक बहुत बड़ी गलती होती है कि यार ठीक है मेरे तो मास्टर्स में था ही नहीं है, मेरा तो प्रैक्टिकल ज्योग्राफी बहुत वीक है, मुझे तो रिमोट सेंसिंग आती ही नहीं है, मैंने तो एमए में भी नहीं पढ़ी थी। उससे वो मैटर बिल्कुल नहीं करता है कि आपने एमए में क्या पढ़ा था क्या नहीं पढ़ा था। एमए में पढ़ लिया बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा था तो अब आपको वो पढ़ना है और दिमाग से वो फियर निकाल देना है कि यार ये कैसे पढ़ेंगे। वो
पढ़ने के लिए आपके पास बहुत सारे सोर्सेज हैं। अपना भी एक पेड क्लास जो है वो यहाँ पे चलने वाली है, तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ पहले। जो यूजीसी नेट पेपर 1 का ज्योग्राफी का जो पेड बैच है, जो अपना जेआरएफ अड्डा प्रीमियम है, सिल्वर और गोल्ड 2 तरह के बैचेस हैं, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे सारी यूनिट्स को इन डेप्थ आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक सारी चीजें कराई जाएंगी, तो वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आप पेपर 1 ज्योग्राफी का गोल्ड और सिल्वर 2 तरह के बैचेस हैं, उसकी डिटेल्स आपकी स्क्रीन पे यहाँ मेंशन है। और उसके बाद अगर आपको अभी ज्वाइन करना है तो अभी रिजल्ट्स, क्योंकि अभी जेआरएफ के रिजल्ट्स अभी आउट हुए हैं, तो उसकी रिजल्ट सेलिब्रेशन ऑफर अभी चल रहा है, तो उसमें आप कोड RC15 आप जैसे ही वेबसाइट पे जाएंगे और जब नया कोर्स परचेज करने जाएंगे तो वहाँ पे अप्लाई कूपन कोड का एक जगह आएगी, वहाँ पे आप RC15 डाल के 15% ऑफ अभी चल रहा है, तो वो आप अवेल कर सकते हैं और जल्दी से हम इस बैच में आप जुड़ सकते हैं। तो अगर हम वापस जाते हैं अपनी कैटेगरी 3 वाले स्टूडेंट्स पे, तो उसके अंदर एक भी चैप्टर आपको स्किप नहीं करना है बिल्कुल, चाहे वो आपने पढ़ा है चाहे नहीं पढ़ा है, आपको वो चीजें पढ़ के ही जानी पड़ेंगी। उन यूनिट्स को आपको कवर करना पड़ेगा। प्रैक्टिकल ज्योग्राफी, स्टैटिस्टिकल ज्योग्राफी और आपकी रिमोट सेंसिंग, जीआईएस, कार्टोग्राफी, मैप मेकिंग वगैरह सारी चीजें जो भी हैं वो आपको अच्छे से पढ़ के जानी है। कोई भी यूनिट स्किप नहीं करनी है कि यार ये यूनिट में से क्वेश्चन नहीं आते हैं या फिर ये इतनी वर्दी नहीं है। नहीं, आप जेआरएफ के लिए टारगेट कर रहे हैं, ये चीज डेफिनेटली जो कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 वाले स्टूडेंट्स हैं वो लोग स्किप कर सकते हैं। इसीलिए मैंने ये वाले जो पॉइंट है वो सिर्फ कैटेगरी 3 वाले स्टूडेंट्स में डाला है। प्रैक्टिकल ज्योग्राफी, रिमोट सेंसिंग, जीआईएस आर इक्वली इंपॉर्टेंट। आप लोग क्लाइमेटोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी को कितनी भी बार पढ़ लो, उसके क्वेश्चंस उतने ही आएंगे। जियोमॉर्फोलॉजी के बराबर ही क्वेश्चंस प्रैक्टिकल ज्योग्राफी, रिमोट सेंसिंग में से आएंगे। तो अब ये आपको सोचना है कि आपको कौन सी यूनिट को कितना टाइम देना है, और समझदारी इसी में ही है कि आप सारी यूनिट्स को टाइम दें। और जिन यूनिट्स को आपने नहीं पढ़ा है, जो अनऑर्थोडॉक्स जैसे बोलते हैं कि आप ये जो यूनिट्स हैं इनको ज्यादातर बच्चे नहीं ध्यान देते हैं, तो इन पे अगर आपने ध्यान दे लिया, आपका जेआरएफ कोई रोकने वाला नहीं है। और जो लोग इन यूनिट्स को पढ़ के जा रहे हैं इसीलिए वो इतना 220 230 स्कोर कर पा रहे हैं, और इतनी इसीलिए ही कट ऑफ ज्यादा हाई जा रही है। तो आपको कुछ भी छोड़ना नहीं है और ये सारी यूनिट्स को इक्वली पढ़ाई करनी है। तो अब जो हमारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो इन तीनों कैटेगरी के अंदर से जो निकल के आ रहे हैं वो है कि इंट्रोस्पेक्शन इज द की। इंट्रोस्पेक्शन अब कैसे करना है, किसी को अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो आप नीचे कमेंट डाउन करके बताइए। मैं आपको एक इंट्रोस्पेक्शन कैसे करते हैं, एक लाइव एग्जांपल लेके, एक पेपर लेके सॉल्यूशन का आपको एक प्रॉपर डिटेल वीडियो बना देंगे कि आप अपना इंट्रोस्पेक्शन कैसे करें और खुद की स्ट्रेटेजी खुद कैसे बनाएं। उसके लिए एक अलग से वीडियो हम बना देंगे, आप कमेंट डाउन करके उसके लिए बताइए। तो इंट्रोस्पेक्शन आपको डीपली करना है, ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। आप कितने पानी में हो ये आपको पता होना चाहिए। दूसरे को बताने के लिए हमें नहीं पढ़ाई करनी है, हमें खुद के लिए पढ़ाई करनी है और खुद को आइडेंटिफाई करना है कि हमें कितना आता है कितना नहीं आता है। डू नॉट स्किप द बेसिक्स। सीधे कोई जो गाइड होती है मार्केट में मिलती है बहुत सारी, जैसे अरिहंत की बुक आ रही है बहुत सारी, अगर आप उन बुक्स में से उठा के पढ़ोगे, आप बेसिक्स को स्किप कर रहे हो, आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ये मैं आपको पहले ही बता दूं। तो आपको बेसिक से एकदम ऑथेंटिक बुक्स के साथ और इन डेप्थ आपको चीजों को समझते हुए चलना है। डू नॉट ट्राई टू स्किप यूनिट्स। जो अपना यूजीसी नेट का सिलेबस है उसके अंदर आप कोशिश करिए कि नहीं करो उसके, जैसे मैंने अभी कैटेगरी 1 2 3 बताई थी, कैटेगरी 3 वालों के लिए तो कोई चॉइस ही नहीं है, उनको नहीं करनी है स्किप। बट 1 और 2 को भी कोशिश ये करनी है कि मैं कोई भी यूनिट स्किप ना करूं, तो मेरे सारा पोर्शन इक्वली कवर होता चला जाएगा उसके अंदर। फोकस ऑन लार्जर एम। ये आपको अपना एम जो है, आप ये सोच रहे हो कि यार जेआरएफ है कैसे होगा, बट मैं आपको बता दूं कि सिर्फ जेआरएफ करने से पार नहीं पड़ेगी। उसके बाद आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है। जेआरएफ तो सिर्फ आपको पीएचडी तक लेकर जाएगा, बट उसके आगे भी एक लाइफ है, तो आप उसके आगे का बड़ा टारगेट सोच के चलिए। आप एपी का जो पेपर होता है असिस्टेंट प्रोफेसर, आप राजस्थान में हो रहा है, एमपी में हो रहा है, यूपी में हो रहा है, हरियाणा में हो रहा है, तो इन सब के पेपर्स आप उठा के देखिए, इनका सिलेबस उठा के देखिए, तो आपको समझ में आएगा कि यार नेट का पेपर सच में इतना मुश्किल भी नहीं है जितना हम इसको बना रहे हैं। तो हमें अगर उस लेवल को टारगेट करना है तो आप उसकी स्ट्रेटेजी, आप उसको टारगेट करके चलोगे तो जेआरएफ आपको ऐसा लगेगा यार ये बहुत सिंपल सी चीज है, यार ये तो हम कर ही लेंगे। ठीक है, तो जेआरएफ इज नॉट द एंड, इट इज अ बिगनिंग ऑफ अ न्यू जर्नी। जेआरएफ आप कर लोगे, उसके बाद आप पीएचडी में एडमिशन लोगे, आपको पीएचडी की बेसिक्स आपको कर देंगे। पीएचडी के साथ साथ फिर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम्स हैं वो दोगे, आप किसी और सेक्टर में जाओगे, कहीं भी जाओगे, तो जेआरएफ से एंड नहीं होता है। जेआरएफ सिर्फ आपको स्कॉलरशिप देगी, वो भी सिर्फ 5 साल के लिए, वो भी तब जब आपका पीएचडी के अंदर एडमिशन हो जाएगा। अभी तो कंडीशन ऐसी चल रही है, इतने सारे लोग
जो है इवन जेआरएफ वाले भी ऐसे हो रहे हैं जिनका एडमिशन नहीं हो पा रहा है पीएचडी के अंदर, तो पीएचडी के अंदर एडमिशन के लिए आपको स्ट्रगल करना है, तो वो चीज आप सोच कर चलिए कि भाई जेआरएफ इज नॉट द फाइनल एम, इट इज अ पार्ट ऑफ जर्नी। तो उसके आगे का आप एम करेंगे तो आपके अंदर डेफिनेटली वो मोटिवेशन आएगा कि यार ये तो पार करना ही है, तो इसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें जो है वो मैंने आपको बता दी है इस वीडियो के अंदर कि आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए। अभी भी अगर बहुत लोगों को मन में डाउट है कि क्या करना है, कैसे करना है, तो आपके लिए एक फ्री काउंसलिंग सेशन जो है वो रखे गए हैं। आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म का एक लिंक मिल जाएगा, वो फॉर्म आप भर दीजिए और आप फ्री काउंसलिंग, आप अपने आगे की स्ट्रेटेजी यहाँ पे टेलीफोन पे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, बाकी की चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। मैं थोड़ा मेरे अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम अमन अग्रवाल है, मैंने जेआरएफ क्वालिफाई किया हुआ है, यूजीसी नेट 2 टाइम्स में 2 नेट दे चुका हूं। इसमें भी आप समझ सकते हैं कि भाई जो 2 बार दिया था, इन दोनों बार में मैं जेआरएफ से थोड़े से मार्जिन से रहा था, तो नेट और जेआरएफ वाला जो रूप है उससे बाहर कैसे निकलना है उसके बारे में मेरे को अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। और अभी प्रेजेंटली आई एम डूइंग पीएचडी फ्रॉम अ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, तो मैंने गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी का जो इंटरव्यू होता है, पीएचडी एंट्रेंस होता है, एंट्रेंस एग्जाम भी क्वालिफाई किया है, उसका इंटरव्यू भी फेस किया है, और इंटरव्यू का भी मेरे को वो क्वालिफाई करने के बाद सीट मिली थी, तो उसका भी मेरे को ठीक ठाक एक्सपीरियंस है। उसके बाद मैं आपको यहाँ पे जेआरएफ अड्डा के ऊपर पेड पे ज्योग्राफी का आपका एजुकेटर रहने वाला हूँ। अगर आप मेरे से पढ़ना चाहते हैं तो आप बिल्कुल जेआरएफ अड्डा के प्रीमियम बैचेस ले सकते हैं। बाकी आपको काउंसलिंग के लिए मैंने बताया, गूगल फॉर्म नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।